अच्छा, आई एम सॉरी, आई थिंक किसी का शायद क्वेश्चन आया था एंड मेरा घड़ी की तरफ ख्याल नहीं था, सो जस्ट वेट अ मिनट एंड आप में से जिनका वो क्वेश्चन था अगर वो काइंडली आप शेयर कर लो, सो आई विल आंसर इट। जी, किसका वो क्वेश्चन था? डाइवर्जेंट में आप सिलेंड्रिकल लगा सकते हो, कन्वर्जेंट में यस टेपर लगा सकते हो, एग्जैक्टली ठीक है। जी डॉक्टर अनम, आई थिंक ऊपर डॉक्टर साकबा ने कह दिया है, आई होप क्लियर हो गया होगा। टेपर्ड इम्प्लांट आप बेसिकली तब लगाओगे, लेट मी खैर मैं दोबारा भी रिपीट कर लेता हूँ। टेपर्ड इम्प्लांट आप तब लगाओगे जब यहाँ आपका जो है एल्वियोलर क्रेस्ट से नीचे इस लेवल पे जो आपकी विड्थ है वो अगर आपकी यहाँ इंटररेडिकुलर डिस्टेंस से अगर कम होगी तब आपको बेसिकली वो लगाना होगा, टेपर्ड इम्प्लांट लगाना होगा, ठीक है। बेसिकली व्हेन द रूट्स आर कन्वर्जेंट तो वहाँ आपके पास स्पेस कम हो जाएगी ना, तो वहाँ सिलिंड्रिकल इम्प्लांट के लिए जगह नहीं होगी बेसिकली, तो देन आप टेपर्ड इम्प्लांट लगा सकते हो, ठीक है। सो आई होप दैट इज क्लियर नाउ। अच्छा तो इन सच अ केस इधर भी अगर आपने वो करना है, won't the food क्वेश्चन है, won't the food impaction be greater in case of divergent routes? फूड इम्पैक्शन देखें, इट डिपेंड, उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास यहाँ ऊपर स्पेस कितनी है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि या तो आपको बेसिकली ये स्पेस जो है ये आपने रिगेन करनी है ऑर्थोडोंटिकली या आपने इन सच ए केस पर एनामेलोप्लास्टी करनी होगी ऑफ एडजेसेंट टीथ टू रिगेन दिस स्पेस। फूड इम्पैक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन डाइवर्जेंट रूट्स, इट डिपेंड्स ऑन कि यहाँ आपके पास इंटरकोरोनल स्पेस कितनी है और इंटररेडिकुलर स्पेस कितनी है। अगर आप इसी केस को ही ले लो, इसी केस में अगर आप एनामेलोप्लास्टी नहीं करते हो, ऑर्थोडोंटिक स्पेस रिकवरी नहीं करते हो, तो फिर इसमें फूड इम्पैक्शन खामखा होगी। क्योंकि अगर आप यहाँ गौर कर लो, इम्प्लांट का जो क्राउन लगेगा वो तो बिल्कुल स्ट्रेट ही लगेगा ना, वो तो टेढ़ा सा नहीं होगा। तो यहाँ जो क्राउन है यहाँ तो वो रिलेटिवली फिर भी स्ट्रेट होगा, लेकिन यहाँ देख लें, यहाँ अगर इम्प्लांट का क्राउन बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो देखें यहाँ इसके एरो के साइड पे आप देखें कितनी ज़्यादा एक ट्रायंगल सा बना हुआ है बड़ा सा, तो इस केस में यहाँ फूड इम्पैक्शन खामखा होगी, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि इंटरकोरोनली आपने बेसिकली क्राउन की स्पेस को रिगेन करना है, तो अगर आप नहीं कर रहे तो यहाँ स्पेस वो होगा, यहाँ पर फूड इम्पैक्शन होगी, वरना अदरवाइज नहीं होगी। तो स्मॉल साइज क्राउन से यही मसला होगा कि आपने वहाँ वो जब देखें कांटेक्ट पॉइंट्स आप जब प्रॉपरली नहीं बनाओगे, एम्ब्रिशर्स प्रॉपर नहीं होंगे, तो तब फूड इम्पैक्शन होगी। स्मॉल साइज क्राउन इज नॉट गोइंग टू फिक्स योर प्रॉब्लम इन सच ए केस, वो उल्टा आपका प्रॉब्लम बनाएगा वहाँ, ठीक है, क्योंकि उसके कॉन्टूर्स और कॉन्टैक्ट पॉइंट्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं बना पाएगा अपना। तो लगा तो सकते हैं आप स्मॉल साइज क्राउन, लेकिन ये फूड इम्पैक्शन को उसमें मसला खामखा होगा। सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप स्पेस को रिगेन करो इन सच ए केस। ऑब्वियसली देखें, हर मरीज़ में आपको ज़रूरी नहीं कि आप इम्प्लांट लगा सको। पेशेंट लेट्स सपोज डज नॉट वांट, लेट्स सपोज का एनामेलोप्लास्टी पे काम नहीं हो रहा एंड ही डज नॉट वांट टू गो फॉर ऑर्थोडोंटिक स्पेस रिकवरी, तो फिर आपको ऑब्वियसली यहाँ कोई ब्रिज ही लगानी पड़ेगी, ब्रिज में ही फिर आप इतनी कटिंग कर सकते हो, तो तभी ये स्पेस का इशू नहीं होगा। वाइडर इम्प्लांट्स विल नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्योंकि देखें वाइडर इम्प्लांट के ऊपर आप छोटा क्राउन फिर लगाओगे। स्पेस देखें, स्पेस का मसला जो है ना वो इम्प्लांट के डायमीटर से नहीं है, स्पेस का मसला है बेसिकली क्राउन के स्पेस से। क्राउन की स्पेस अगर ठीक नहीं होगी तो उसका इम्प्लांट के डायमीटर से कुछ मसला से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा उससे, ठीक है। चलिए, नहीं नहीं, नो नीड टू अपोलोजाइज, वी आर ऑल लर्निंग हियर, ठीक है। अच्छा अभी मैंने आपको कहा कि जैसे इंटरफॉर्मिनल इम्प्लांट्स के लिए एक फार्मूला होता है, इस तरह आपके पास एक बाउंडेड इडेंचुलर स्पेस के लिए भी फार्मूला होता है। लेट्स सपोज ये आपके पास जो है स्पेस है, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज 20-25 mm स्पेस है आपके पास। तो इसमें
अब आपके पास दो दांत मिसिंग है ना बेसिकली, दो या तीन दांत मिसिंग है। इसमें आपके पास मैक्सिलरी वो भी नहीं है, फर्स्ट मोलर नहीं है, सेकंड मोलर नहीं है, तो सॉरी दो दांत मिसिंग है आपके पास। सो आप इसमें दो इम्प्लांट्स ही लगाओगे, इसका मतलब है। तो what is the maximum width of implants that we can place over here? So we have a formula for that. That is कि space जो है, space को आपने divide करना है by the sum of clearance on both sides plus inter implant clearance. तो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, तब होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगी। लेट्स सपोज स्पेस जो है हमारे पास दैट इज 25 mm, ठीक है। तो 25 mm को हमने डिवाइड करना है बाय द सम ऑफ क्लियरेंस ऑन बोथ साइड्स। मतलब क्लियरेंस का मतलब है कि इस दांत से हमने इम्प्लांट कितना दूर लगाना है, सो यू नो दैट इज 1.5 mm। इस साइड, इस दांत से आपने कितना दूर इम्प्लांट लगाना है, दैट इज 1.5 mm, ठीक है। सो 1.5 mm प्लस 1.5 mm तो 3 mm हो गया। एक और इसमें आपने क्लियरेंस भी देनी है, विच इज द इंटर इम्प्लांट क्लियरेंस, ठीक है। तो दो इम्प्लांट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज 3 mm, ठीक है। सो 3 mm आपके पास इंटर इम्प्लांट क्लियरेंस है, और दोनों साइड्स पे जो आपको क्लियरेंस चाहिए थी दैट इज 1.5 and 1.5। सो 1.5 प्लस 1.5 दैट इज 3 mm। इंटर इम्प्लांट क्लियरेंस इज 3 mm, तो ये 3 + 3 आपके पास 6 mm आ जाएगा, ठीक है। तो 6 mm जो है वो नीचे होगा, एंड ऊपर जो स्पेस है दैट इज 25 mm। तो 25 डिवाइडेड बाय 6, तो दैट इज रफली आपके पास 4 mm आ जाएगा, ठीक है। 4 mm से थोड़ा वो होगा। तो मतलब यू कैन नॉट गो फॉर अ वाइडर इम्प्लांट जो यूजली हम मोलर्स के लिए लगाते हैं, जिसका डायमीटर यूजली 5 mm का होता है, ठीक है। अगर यहाँ मेरे पास स्पेस होती है अबाउट 30 mm, तो 30 डिवाइडेड बाय 6, तो 30 डिवाइड बाय 6 इज 5 mm। तो आप इसमें दो वाइड इम्प्लांट्स लगा सकते थे इजीली, ठीक है। अब स्पेस थोड़ी कम है, सिर्फ 25 mm है, सो यू कैन ओनली प्लेस अ कन्वेंशनल इम्प्लांट जो सिर्फ 4 mm का होगा, ठीक है। तो ये वाली कैलकुलेशन क्लियर है? एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस तो बता दें। जी पार्टिसिपेंट सबको समझ आ गई ये कैलकुलेशन? चले ठीक है, फैंटास्टिक। देखें कंफ्यूजन अगर हो, आई डोंट माइंड रिपीटिंग इट, तो वो बता दें, खैर इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन आई विल रिपीट इट अगेन, एंड इफ इट्स क्लियर तो चलें आई विल मूव अहेड। चलें आई थिंक लगता है होपफुली क्लियर ही होगा सबको। अच्छा चलें, लेट्स मूव अहेड। अच्छा, फिर ये डायमेंशंस की बात तो मैं पहले से जो है कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। एल्वुलर क्रेस्ट जो है बेसिकली बकोलिंगुअल विड्थ जो हमने इम्प्लांट की देखनी होती है, तो लाइक आई सेड मिनिमम डायमेंशंस आपके पास एक इम्प्लांट के लिए क्या होंगे कि यू कैन कंसिडर एन इम्प्लांट कि इसमें हाँ इम्प्लांट लग सकता है। तो आई टोल्ड यू कि आपको 1 mm बकल बोन चाहिए होती है, 1 mm लिंगुअल या पैलेटल बोन चाहिए होती है, तो ये 2 mm ये हो गई, प्लस द आपने इम्प्लांट का डायमीटर भी इसमें ऐड करना होता है। सो कन्वेंशनल इम्प्लांट का डायमीटर लाइक आई सेड इज 4 mm, सो 4 + 1 + 1 तो 6 mm, ठीक है। तो 6 mm जो है दिस इज द मिनिमम बक्वल लिंगुअल डायमेंशन यू नीड इन ऑर्डर टू पुट इन एन इम्प्लांट, ठीक है। मिनिमम आपके पास बोन जो है वो बकोलिंगुअली 6 mm होनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली अगर आप ये एस्थेटिक जोन में लगा रहे हो तो इसमें 1 mm आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, क्योंकि एस्थेटिक जोन में आपको 2 mm ऑफ बकल बोन चाहिए होती है। तो इफ यू आर रिप्लेसिंग लेट्स सपोज अ केनाइन, मैक्सिलरी केनाइन आप रिप्लेस कर रहे हो, तो वहाँ आपको मैक्स मिनिमम बकोलिंगुअल डायमेंशन जो है वो एटलीस्ट 7 mm चाहिए होगी, ठीक है। अच्छा, फिर एक दूसरी मेजरमेंट जो आपको लेनी होगी दैट इज द नैरोएस्ट बकोलिंगुअल डायमेंशन ऑफ द कॉर्टिकल प्लेट्स। तो यूजुअली ये मैक्सिलम है तो इतना इशू नहीं होता, मैंडिबल में ये एक इशू होता है। सो कैन एनीबडी टेल मी कि ये नैरोएस्ट पोर्शन का इशू मैंडिबल में बेसिकली कहाँ अराइज करता है? मैंडिबल में ऐसी कोई एनाटमी है विच विल डिक्रीज द बकोलिंगुअल डायमेंशन? जी एंटीरियर मैंडिबल में
बिल्कुल वो होता है। कोई और साइट होती है मैंडिबल में जहाँ ये मसला भी आपको हो सकता है? जी, पोस्टीरियर मैंडिबल में भी होता है। पोस्टीरियर मैंडिबल में बेसिकली कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से आपको ये मसला हो सकता है? रीजन्स आप लोगों ने करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ट्यूबरोसिटी तो मैक्सिला में होती है ना, बिहाइंड द माइलोहाइड। जी बिल्कुल, बेसिकली आपका जो सबमैंडिबुलर फॉसा है ना, बेसिकली वहाँ आपकी बकोलिंगुअल डायमेंशन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। ठीक है ना? सो यू नीड टू लुक एट दैट कि कहीं ऐसा ना हो कि आप स्ट्रेट इम्प्लांट डाल रहे हो और वो आपने बेसिकली सबमैंडिबुलर फॉसा में उसको परफोरेट करके, लिंगुअल कॉर्टेक्स को परफोरेट करके सबमैंडिबुलर फॉसा में कहीं इम्प्लांट तो आपने नहीं लगा दिया। ठीक है? एंटीरियरली भी जो है आपका लिंगुअल कनकैविटी होती है, तो कुछ ज़्यादातर लोगों में इट्स नॉट दैट प्रोनाउंस, बट इन सम पेशेंट्स इट इज़ वेरी मच प्रोनाउंस्ड। तो एंटीरियर मैंडिबल में दिस कैन बी एन इशू के इस एरिया में फिर आपकी लिंगुअल आर्टरी वगैरह भी चल रही होती है। सो दे दिस कैन, अगर आपने उसको लिंगुअली परफोरेट कर दिया तो इट कैन कॉज अ स्वेलिंग इन द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड पोटेंशियली पुट द एयरवे एट रिस्क एज वेल। तो खैर अभी इसकी पिक्चर्स मैं आगे आपको दिखाता हूँ उसमें। अच्छा, एक और चीज़ थी, ये तो मैंने खैर स्टार्ट में कुछ थोड़ा आपके साथ वो कर ही लिया था कि ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल एक्सियल लोडिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट ही हो, कि मतलब क्राउन और इम्प्लांट जो है बिल्कुल एक ही स्ट्रेट लाइन में हो। तो देर इज़ बकोलिंगुअल एंगल जो आप बेसिकली कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन जो है इम्प्लांट में डाल सकते हो in order to avoid doing bone augmentation procedure. तो usually most implantologists agree कि between the implant and the crown आपका 25 डिग्री से जो एंगल है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है? मतलब दिस इज द अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन यू कैन पुट इन बिटवीन योर इम्प्लांट एंड योर क्राउन ऑफ द टूथ। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो इट विल लुक एक्सट्रीमली अनएस्थेटिक एंड लोडिंग उसकी ठीक नहीं होगी तो ये इम्प्लांट काफ़ी जल्दी फेल हो जाएगा। तो इट शुड नॉट बी मोर देन 25 डिग्री। लेकिन ऑब्वियसली ये आप पेशेंट टू पेशेंट देखोगे कि नीचे का दांत जो है वो आपको ये 25 डिग्री की इंक्लिनेशन की इजाज़त दे भी रहा है या नहीं दे रहा है, क्योंकि वो ये बेसिकली क्राउन जो है वो occlusion में किस तरह आएगा। सो इट्स नॉट जस्ट इंक्लिनेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अवॉइडिंग अ बोन ग्राफ्ट, आपने occlusion में भी चेक करना है कि इतना एंगल देने की इजाज़त है भी आपको या नहीं है। ठीक है? अच्छा, तो नर्व बेसिकली इम्प्लांट्स जब भी हम कर रहे होते हैं तो द मेन इशू इज़ कि आपने वाइटल स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। एंड वाइटल स्ट्रक्चर्स में देर इज़ नो बिगर वाइटल स्ट्रक्चर देन द inferior alveolar nerve जब आप मैंडिबल में इम्प्लांट्स लगा रहे हो। तो द मेन इशू इज़ कि ऑब्वियसली ओपीजी पे तो आप नर्व को आइडेंटिफाई कर लोगे कि बेसिकली कहाँ जा रही है। समटाइम्स इट इज़ विजिबल, समटाइम्स इट्स नॉट very pronounced, लेकिन because you have the benefit now of CBCT तो आप exactly पता लगा सकते हो कि ये बकुलिंगुअली नर्व कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है? तो नर्व को आइडेंटिफाई करने के बेसिकली आपके पास एक तरीका है विच इज़ एक स्ट्रक्चर होता है जो आपको मैंडिबुलर सेकेंड मोलर एंड थर्ड मोलर के दरमियान यूजुअली नजर आता है, एंड दैट इज कॉल्ड अ कॉर्टिकल नीश। ठीक है? ये नीचे वाली पिक्चर में अगर आप देख लें तो ये आपको लेबल्ड नजर आएगा, दिस इज अ कॉर्टिकल नीश। तो कॉर्टिकल नीश क्या होता है? बेसिकली आपकी जो नर्व राइज करती है, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, तो ये लिंगुअल साइड से स्टार्ट होती है। तो लिंगुअल साइड ऑफ द मैंडिबल में ये कॉर्टिकल बोन में ये इसने एक यहाँ डेंट सा बनाया होता है। ठीक है? तो लाइक अगर आप ऊपर कंपेयर कर लो, इसमें शायद आप कह रहे हो कि ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द नर्व है, बट यू कैन नॉट बी श्योर क्योंकि दिस इज कैंसरस बोन। कैंसरस बोन में ज़्यादा अच्छा पता नहीं लगता। तो द बेस्ट वे टू नो कि आपकी नर्व बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हो रही है इज टू नो कि ये कॉर्टिकल बोन में इसने अपना एक डेंट कहाँ बनाया हुआ है। तो दिस डेंट दैट इट मेक्स इन द लिंगुअल कॉर्टिकल बोन, दिस इज द कॉर्टिकल नीश। ठीक है ना? तो यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा नर्व यहाँ से बेसिकली स्टार्ट हो रही है। सो वंस यू नो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द नर्व, तो देन इट इज रिलेटिवली इजी टू मैप इट आउट इन द स्लाइसेस अहेड। ठीक है ना? लेकिन अक्सर मसला यही होता है, हमें पता नहीं होता कि नर्व स्टार्ट कहाँ से हो रही है।
कोई कहेगा कि शायद ये नर्व है जो अभी मैं कर्सर के साथ वो कर रहा हूँ, कोई कहेगा शायद ये नर्व है, ठीक है, कोई शायद कहेगा कि नहीं ये नीचे वाला पोर्शन है, ये नर्व है। लेकिन वंस यू नो कि एनी inferior alveolar nerve, it always makes a concavity in the lingual cortical plate, and that concavity is called the cortical niche. So you will know कि नहीं यही lingual nerve, यही this is your inferior alveolar nerve, and ये जो है ये भी nerve नहीं है, ये भी nerve नहीं है, ये भी nerve नहीं है, ठीक है। So this presence of cortical niche ये आपको coronal view पे basically appreciate कर पाओगे, उस पे आपको इसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। एंड इसकी मदद से हम नर्व मैपिंग कर सकते हैं ऑन सॉफ्टवेयर, एंड दिस इज समथिंग आई विल डू एट द एंड ऑफ द वेबिनार इंशाल्लाह एज वेल। तो नर्व के बारे में मैंने आपको कहा था जब इसमें हम एनाटमी डिस्कस कर रहे थे कि इंफीरियर एल्वियोलर नर्व की बहुत ज़्यादा वेरिएबल एनाटमी होती है। तो ये क्लासिफिकेशन है जो 1977 में नॉटे ने दी थी। उन्होंने 4 टाइप्स बेसिकली बताई हुई हैं कि नर्व बेसिकली आपके कॉर्टेक्स ऑफ द मैंडिबल में किस तरह ट्रैवल कर रही होती है। तो टाइप 1 जो आपके पास होती है उसमें ये होता है कि यू हैव अ सिंगल मैंडिबुलर फोरामेन, जिससे आपके पास 2 इंडिपेंडेंट कनाल्स जो हैं वो चल रही होती हैं, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट टाइप के एक फोरामेन है लिंगुला, ठीक है। लिंगुला में एक ही वो है फोरामेन है जिसके अंदर नर्व जा रही है, और वहां से जाके इसने 2 ब्रांचेस दे दी हैं, 2 इंडिपेंडेंट कनाल्स उसकी चल रही हैं, ठीक है। फिर आपके पास टाइप 2 होती है जिसमें एक सिंगल मेन कनाल होती है, लेकिन इसके साथ एक शॉर्टर स्मॉलर ब्रांच जो है वो सुपीरियरली जा रही होती है टू द मेन ब्रांच, ठीक है। फिर टाइप 3 आपके पास होती है कि जिसमें आपके पास 2 लिंगुलास होते हैं, 2 मैंडिबुलर फोरामेन्स होते हैं, जिसमें 2 सेपरेट नर्व्स जा रहे होते हैं, ठीक है। एक सुपीरियर होगी, एक इन्फीरियर होगी, और ये अक्सर जाके मैंडिबुलर मोलर्स के लेवल पे ये दोनों मिल जाते हैं और ये एक बन जाते हैं, ठीक है। एंड देन यू हैव द फोर्थ टाइप में आपके पास फिर एक मेन कनाल होती है जिससे एक छोटी छोटी नर्व ब्रांच ऑफ कर लेती है, जो फिर यूजली सेकंड या फर्स्ट मोलर एरिया के जगह में ये दोबारा एक दूसरे से मिल लेते हैं। तो लेट्स मेक इट सॉर्ट ऑफ अ बिट इंटरैक्टिव। अच्छा क्वेश्चन है, कॉर्टिकल नीश विल ऑलवेज बी ऑन लिंगुअल साइड? यस, कॉर्टिकल नीश हमेशा लिंगुअल साइड पे ही होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो केस आपके सामने है इसमें जो बी है, इसमें आप मुझे बता सकते हो कि कौन सी क्लासिफिकेशन ये किस टाइप में आ रहा है ऑफ दिस? ये नॉटे क्लासिफिकेशन के मुताबिक ये कौन सा टाइप है? टाइप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है? अच्छा, उस तक चले मैं क्वेश्चन आंसर कर लेता हूँ। विल ऑल दीज वेरिएंट्स बी एनेस्थेटाइज्ड बाय द यूजुअल ब्लॉक? ये डिपेंड करता है कि आपके वो कितने हैं, मैंडिबुलर फोरामेन्स कितने हैं। अगर मैंडिबुलर फोरामेन एक ही है तो बेसिकली आप तो फोरामेन के लेवल पे नर्व को एनेस्थेटाइज कर रहे हो ना। तो फोरामेन के लेवल पे अगर एक नर्व है तो अगर अंदर जाके वो 2 ब्रांचेस दे रहा है तो इट विल बी एनेस्थेटाइज्ड, ठीक है। अगर टाइप 2 भी है तो उसमें भी क्योंकि मैंडिबुलर फोरामेन ही एक है तो अगेन वो एनेस्थेटाइज हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास मैंडिबुलर फोरामेन्स डबल होंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि एक थोड़ा इंटीरियरली फोरामेन हो, एक थोड़ा पोस्टीरियरली हो, तो हो सकता है आप सिर्फ एक फोरामेन को एनेस्थेटाइज करोगे, तो इन दैट केस फिर कन्वेंशनल ब्लॉक विल नॉट वर्क, ठीक है। तो या तो आपको ब्लॉक रिपीट करना होगा, थोड़ा पोस्टीरियरली जाना होगा कि वो दूसरे फोरामेन तक भी आपका लोकल एनेस्थीसिया सॉल्यूशन पहुंचे, देन इट विल बी इफेक्टिव। एंड अगर तब भी नहीं हो रहा तो देन व्हाट यू कैन डू इज गो फॉर द गाउगेट्स टेक्निक, ठीक है। तो गाउगेट्स के लेवल पे तो फिर आपके पास सिर्फ मैंडिबुलर डिवीजन ही सारी की सारी होती है ना। तो इवन अगर इसने इस तरह की एक्सेसरी ब्रांचेस वगैरह दिए हुए, सो दिस विल नॉट कॉज टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है डॉक्टर साहब? होप दैट इज क्लियर। अच्छा, वी ओनली हैव 2 आंसर्स। टाइप 2, जी बिल्कुल, दिस इज टाइप 2। इसमें अगर आप देख लो तो ये कॉर्टिकल नीश है, तो यहाँ आपके पास एक ब्रांच द मेन ट्रंक जो है वो ये जा रही है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको कहा था कि एक स्मॉलर ब्रांच होगी जो सुपीरियरली जा रही होगी, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ टाइप 2 वो है कन्फिगरेशन है, ठीक है। सो यू कैन कम अक्रॉस दीज थिंग्स व्हेन इंटरप्रेट, जब सीवीसीटी आपके पास हो तो इसके बेस पे भी आप अपनी इम्प्लांट प्लानिंग को वो करोगे कि बस सिर्फ ये नर्व नहीं है मेजर नर्व, हो सकता है ये एक्सेसरी ब्रांचेस हो उनके
मुनासबत से भी आपको इम्प्लांट का डिस्टेंस और वो चेक करना होगा। ठीक है। अच्छा जी, फिर एक और स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको बहुत पहले रेडियोलॉजी की एनाटमी में भी शायद पढ़ाया होगा कि लिंगुअल कनाल जो आपकी होती है या लिंगुअल फोरामेन जो होता है, विच इज़ दिस फोरामेन ओवर हेयर। अगर आप मेरे कर्सर पे गौर कर लें तो दिस फोरामेन जो है ये बेसिकली ऑब्वियसली इसमें आर्टरी या तो यहीं से अंदर जा रही होगी इसी एरिया में या ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो यहाँ आपको पोस्टीरियरली मैंडिबल में भी यहाँ से एक एंट्री जो है वो दे दे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि फोरामेन जो है सिर्फ फोरामेन तो मौजूद होगा ही, लेकिन ये लिंगुअल कनाल जो है ये कहाँ मौजूद है ये आपको सीबीसीटी पे देखना पड़ेगा। So you can see this faint black line over here. This is showing you a canal, and ये क्योंकि lingual aspect है, this is the ये buccal aspect है, तो यहाँ से lingual artery जो है basically enter हो रही है into the marrow space of the mandible. तो lingual canal की identification भी is important। हो सकता है आप यहाँ implant लगा रहे हो and patient को फिर इसी एरिया में bleeding वगैरह start हो जाए। So you should know कि आपने यहाँ कौन सा structure मारा है, पहले से पता होगा तो यू विल बी केयरफुल और इतनी डेप्थ पे आप फिर इम्प्लांट प्लेसमेंट नहीं करोगे। यहाँ के फिगर बी में भी अगर आप देख लें आप शायद समझोगे कि ये शायद कोई ऑस्टियोमा है या पता नहीं कोई वैसी कोई ऑस्टियोस्क्लेरोसिस हुई है, लेकिन यहाँ आप देखोगे तो यहाँ 2-3 आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है वो लिंगुअल कनाल के मल्टीपल ब्रांचेस यहाँ एंटर हो रहे हों। So don't assume that this is some bony pathology or something. ये आपकी proper anatomic variation हो सकती है of the lingual artery. So again, you don't need to go too close to this to avoid any post-op bleeding. अच्छा, तो ये लिंगुअल कनकैविटी की बात हो रही थी। डॉक्टर साहब ने कहा था कि यहाँ आपके पास एंटीरियर मैंडिबल में हो सकता है कि देयर माइट बी कनकैविटीज़। तो इसमें अगर आप देख लो तो ये टाइप 1 जो है इसमें देख लें कि ये लिंगुअल साइड है, तो देखें ये कितनी प्रोनाउंस है लिंगुअल कनकैविटी। ठीक है ना, तो टाइप 1 इज़ वेरी डेंजरस, इसमें रिस्क ऑफ परफोरेशन इज़ क्वाइट हाई। तो इन सच अ केस, अब ये देखें ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको ओपीजी पे पता नहीं लगेगी, ये आपको सीबीसीटी पे ही पता लगेगी। तो दिस इज टाइप 1 लिंगुअल कनकैविटी, इसमें देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ परफोरेशन इन सच अ केस। ठीक है, तो इस केस में यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड आपको प्रॉब्ली इम्प्लांट में कुछ ना कुछ टिल्टिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन कह रहे हैं, इट्स डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल इन सीवीसीटी। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट एग्जैक्टली डॉक्टर साहब? आप वही वो लिंगुअल कनाल की बात कर रहे हो? अगर लिंगुअल कनाल की बात कर रहे हो तो हाँ, आई वुड एग्री इट्स अ बिट डिफिकल्ट, स्पेशली अगर आपको पता ना हो कि भाई ये एनाटमी है या नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली आप देखोगे कि यहाँ इससे पेशेंट को कोई कंसर्न है या नहीं है। आप पेशेंट को ज़रा फॉलोअप में भी रख सकते हो, इफ़ इट इज़ ग्रोइंग तो आपको सीबीसीटी या एक्सरे पे इसका साइज इंक्रीज होता भी नज़र आ जाएगा। ठीक है, सो बट इट इज़ बेटर टू err on the side of caution and consider it as some anatomic variation. एंड ऑब्वियसली एनाटॉमिक वेरिएशन हर जगह आपको नहीं नज़र आएगी, कुछ गिने चुने जगह होती हैं जहाँ आपको नज़र आती हैं, तो उसके बेस पे भी आप कह सकते हो कि हाँ दिस इज़ प्रॉब्ली ये एनाटमी है या ये पैथोलॉजी है। ठीक है, अच्छा, तो ये दिस इज़ द टाइप 2, ये जो अभी आपको जहाँ मेरा कर्सर नज़र आ रहा है दिस इज़ द टाइप 2 लिंगुअल कनकैविटी। इसमें देख लें तो ये रिलेटिवली जो है स्ट्रेट लाइन में है, वो इतनी प्रोनाउंस्ड जो है वो नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ रिलेटिवली सेफ। एंड ये टाइप 3 है। टाइप 3 में आप देख लें पहले अच्छा खासा लिंगुअल की तरफ बल्ज है और फिर नीचे की तरफ आया हुआ है, तो दिस इज़ टाइप 3। तो टाइप 3 जो है लकीली दिस इज़ द मोस्ट कॉमन वन, एंड टाइप 3 में लिंगुअल परफोरेशन का चांस सबसे ज़्यादा कम होता है। टाइप 1 सबसे रेयर है एंड इसमें परफोरेशन का चांस सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सो यू नीड टू मैप दीज एरियाज ऑन सीबीसीटी टू चेक के भाई आप इम्प्लांट की एंगल जो है वो आपका ठीक है या ठीक नहीं है। अच्छा, फिर नेज़ोपैलेटाइन कनाल का भी हमें ख्याल करना पड़ता है। नेज़ोपैलेटाइन कनाल में ये जो है एनपीएफ जो है इज़ योर नेज़ोपैलेटाइन फोरामेन। और आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था कि जब नेज़ल फ्लोर में जाता है तो वहाँ
जो ये फोरामेना बनाता है उसको फोरामेन ऑफ स्टेंसन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न है, बस दो कनाल्स हैं, वो दोनों जाके यहाँ नेजल फ्लोर में एग्जिट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज एन एरिया यू नीड टू अवॉइड फॉर द प्लेसमेंट ऑफ योर इम्प्लांट्स। इसमें भी एनाटॉमिक वेरिएशन होती है, तो समटाइम्स इवन यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस। हैंग ऑन, लेट मी जस्ट शो यू वो क्या वो थी जी। इसमें देखें, या तो आपके पास ये टाइप ए कन्फिग्रेशन होगी जिसमें एक ही नेजोपैलेटाइन कनाल है और वो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड नेजोपैलेटाइन फोरामेन से जाके नेजल फ्लोर में एज वन नर्व या वन कनाल ही जा रही है। फिर आपके पास टाइप बी कन्फिग्रेशन होती है, उसमें राइट साइड वाली सेपरेट नेजोपैलेटाइन फोरामेन है, लेफ्ट साइड वाली सेपरेट है, दोनों के दरमियान बोन है। ठीक है, दोनों सेपरेटली ही ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम द नेजोपैलेटाइन फोरामेन, एंड ये नेजल फ्लोर पे दो फोरामेना बनाएंगे, फोरामेन ऑफ स्टेंसन। ठीक है, सॉरी डॉक्टर नौशीन, आपके क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई। आप नेजल फ्लोर पे पूछ रही हैं कि वो कौन सा फोरामेन बनाता है? जी हाँ, फोरामेन ऑफ स्टेंसन। ठीक है, फोरामेन ऑफ स्टेंसन बनाता है। ठीक है, जब पैरोटिड की डक्ट नहीं होती, स्टेंसन डक्ट, तो बस उससे याद रख लें। ठीक है, सही है, चलें। अच्छा, फिर आपके पास एक और कन्फिग्रेशन भी हो सकती है, टाइप सी। टाइप सी में आपके पास एक कनाल होती है, लेकिन ये नेजल फ्लोर के लेवल पे दो डिफरेंट फोरामेंस बना रहा है, तो यहाँ आपके पास टू फोरामेंस ऑफ स्टेंसन होंगे। टाइप सी में फिर आपके पास इस टाइप की कन्फिग्रेशंस भी आपको नज़र आ जाएंगी कि उसमें आपको तीन नज़र आ रहे हैं। तो यूजली जो ये तीसरा होता है फोरामेन है, या ये दो एक्स्ट्रा फोरामेन जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो इन एडिशनल एक्सेसरी फोरामेना को फोरामेन ऑफ स्कारपा कहते हैं। ठीक है, SCARPA। तो अगर दो से ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं एक्सेसरी फोरामेन्स, तो दीज आर कॉल्ड फोरामेन ऑफ स्कारपा। लेट मी जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स एज वेल। तो हैंग ऑन, सॉरी। ठीक है, सो एक्सेसरी फोरामेन्स हो सकता है ये भी आपको नजर आ जाएं। ठीक है, सो डोंट कंसिडर दीज एज पैथोलॉजी, ये बेसिकली एनाटॉमिक वेरिएशन ही होती है। ठीक है, अच्छा। फिर ऑब्वियसली द क्वेश्चन अराइजेस के प्री ऑप रोल क्या है सीबीसीटी का फॉर द असेसमेंट ऑफ द एक्सट्रैक्शन साइट। तो इसमें आपके पास ये बातें तो पहले से डिस्कस हो चुकी हैं कि भाई हमने फेशियल और लिंगुअल या पैलेटल प्लेट्स को की असेसमेंट करनी है, कहीं कनकैविटी है, कहीं कनकैविटी नहीं है। ठीक है, फिर कहीं बोनी फेनेस्ट्रेशन या डेहिसेंस वगैरह हुई है या नहीं हुई, इन प्लेट्स की थिकनेस क्या है, और यहाँ थिकनेस ऑफ म्यूकोजल मेम्ब्रेन ऑफ द मैक्सिलरी साइनस कितनी है। कैन एनीबडी आंसर मी? ये तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मल थिकनेस कितने तक आप कंसिडर करते हो ऑफ द मैक्सिलरी साइनस, कितनी थिक हो तो यू विल कंसिडर दिस एज नॉर्मल, एंड इस थिकनेस से ज़्यादा हो तो यू विल कंसिडर इट एज पैथोलॉजिकल। और माशाल्लाह चाहिए डॉक्टर अफक ने तो जवाब यहाँ दे दिया है जी। 3 mm से थिकनेस ज़्यादा होगी तो यू विल कंसिडर इट एज पैथोलॉजिकल, एंड 3 mm से अगर कम होगी तो यू विल कंसिडर दिस एज नॉर्मल साइनस म्यूकोजा। तो ठीक है, वेरी नाइस डॉक्टर अफक। अच्छा, एंड इसके अलावा एक और रोल जो इसका होता है कि हम ग्राफ्ट वॉल्यूम एस्टिमेशन भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको कहा था कि हम स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ये CBCT उस पर करके दिखाऊंगा भी। ठीक है, ग्राफ्ट वॉल्यूम एस्टिमेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रीज़न कि एक तो हम साइनस को ओवरफिल ना कर दें। ठीक है, क्योंकि ओवरफिलिंग अगर हो जाएगी तो देयर इज़ अ रिस्क कि वी माइट ब्लॉक द ऑस्टियम ऑफ द साइनस। ठीक है, तो वी आर पोटेंशियली पुटिंग द पेशेंट एट रिस्क फॉर साइनोसाइटिस, एंड उसकी वजह से आपका ग्राफ्ट और वो सब कुछ जो है वो फेल भी हो सकता है। ठीक है, तो पोस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, फिर हम पोस्ट ऑफ असेसमेंट कैसे करेंगे एक्सट्रैक्शन साइट की, कि बेसिकली अगर आपने वहाँ ग्राफ डाल दिए तो आपको वहाँ ग्राफ नज़र कैसे आएगा। इफ़ यू टेकन द पेशेंट्स ओन बोन, लाइक आपने सिम्फोसिस से उठा दी है बोन, कॉर्टिकल बोन या रेमस से उठा दी है, तो ऑटोग्राफ जो है वो यूजली सराउंडिंग कॉर्टिकल बोन की तरह ही आपको सिग्नेचर देंगे, मतलब उसी तरह हाइपरडेंस ही नज़र आएंगे आपको CBCT पे।
लेकिन यूजली क्योंकि हम एलोप्लास्ट लाइक हाइड्रोक्सी एपेटाइट वाले जो आपके ग्राफ्ट्स होते हैं, तो वो उनकी ज़रा हेट्रोजेनस सी अपीयरेंस होती है। कुछ एरियाज में वो आपको हाइपरडेंस नज़र आएंगे, कुछ एरियाज में वो आपको हाइपोडेंस नज़र आएंगे। एंड जीनोग्राफ्ट्स जो हैं तो वो आपको ज़्यादा वो होमोजेनस होते हैं और वो तकरीबन आपको सारा का सारा हाइपोडेंस ही नज़र आएगा। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आपको कहा था कि जो बोवाइन बोन बेसिकली आप लगाते हो फॉर इम्प्लांट्स, तो ये D5 लेवल क्वालिटी की बोन होती है। तो D5 यू कैन, आप खुद ही इमेजिन कर लो कि D1 से D4 जो है वो आपके पेशेंट में खुद होती है। D4 इज़ वेरी पुअर बोन, तो ये जीनोग्राफ्ट्स जो होते हैं उससे भी ज़्यादा पुअर क्वालिटी के होते हैं। ये D5 लेवल बोन होती, तो ये आपको बिल्कुल हाइपोडेंस से ही अपीयरेंस देंगे उस एरिया में। ठीक है, तो ये आपको अब नज़र किस तरह आएंगे? अब लेट सपोज इस एरिया में देख लें, क्या कहते हैं, यहाँ अब ग्राफ्टिंग हुई हुई है। ठीक है, तो इसको हम असेस कैसे करेंगे कि ये ग्राफ्ट अच्छा हुआ है, ये इसकी अपटेक हो रही है या नहीं हो रही? तो द फर्स्ट वे टू असेस द ग्राफ्ट साइट इज कि हम देखेंगे कि साइप एंड शेप एंड साइज ऑफ द सॉकेट जो है वो मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ। कहीं इस तरह तो नहीं हुआ कि रिजॉर्प्शन अभी भी चल रही है और आपकी बकोलिंगुअल डायमेंशन जो है और भी कम हो गई हैं या नहीं हुई। इसके अलावा आप ग्राफ्ट को खुद देखोगे कि भाई ग्राफ्ट साइट आपको होमोजेनस नजर आ रही है, कोई वॉइड्स वगैरह हैं या कोई डेंसिटीज हैं जो सॉफ्ट टिश्यू को रिजेंबल कर रही हैं या नहीं कर रही। फिर ग्राफ्ट का जो हिस्सा है वो सारा एक दूसरे के साथ अटैच्ड है या कुछ पोर्शन ऑफ द ग्राफ्ट जो है वो डिटैच हो गया फ्रॉम द मेन ग्राफ्ट और वो इस तरह हवा में या साइनस में फिर रहा है या नहीं फिर रहा। देन लास्टली आपने फिर ये देखना कि भाई अच्छा ग्राफ्ट जो है वो नेटिव बोन के साथ उसको टाइटली कंप्रेस किया है, कंडेंस किया गया है या नहीं। ठीक है, एंड लास्टली के ग्राफ ने एक स्टेबल बाउंड्री अचीव की हुई है या नहीं की, मतलब इस तरह हवा में तो नहीं पड़ा हुआ, इट इज क्लोजली अप्रोक्सीमेटिंग टू द बकल एंड लिंगुअल बोन्स, लिंगुअल कॉर्टिकल प्लेट्स और नॉट। ठीक है, तो चलें जी, ये हमारा पहला इंटरैक्टिव केस है इसमें। तो कैन एनीबडी आंसर कि इसमें क्या वो है आपके ख्याल में, इज दिस अ प्रॉपरली कंडेंस्ड ग्राफ्ट और नॉट? Acha, we have two questions over here. Should we overfill the graft site to compensate for some resorption? आइडियली यस, आपको ओवर कंपनसेट करना तो है। ओवरफिल हम हमेशा ही करते हैं क्योंकि हर ग्राफ्ट में कुछ ना कुछ रिजॉर्प्शन होती है। तो लेकिन अगेन नॉट एट द कॉस्ट के वो आप उसको बिल्कुल बकल या क्या कहते हैं एल्वियुलर क्रेस्ट से ऊपर भी आप ले जाओ। लाइक इट शुड बी सराउंडेड बाय बोन। ठीक है, ये नहीं कि बोन के ऊपर पड़ा हो। ठीक है ना, क्योंकि वो फिर हिलता जुलता रहेगा एंड उसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी। सो ओवरफिल आप कर सकते हो बट नॉट एट द रिस्क कि वो किसी स्टेबल बाउंड्री के साथ ना पड़ा हो। ठीक है, अच्छा बेस्ट टाइम टू ऑब्जर्व फॉर ग्राफ्ट, दिस इज अ गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। फॉर ऑटोग्राफ्ट्स कहते हैं कि उनकी आप 3 मंथ्स तक ऑब्जर्व करो, इसकी अपटेक 3 मंथ्स के अंदर हो जाती है। ठीक है, फॉर ऑटोग्राफ्ट्स पेशेंट की अपनी बोन हो 3 मंथ्स में और वो हो जाती है। फॉर द बोवाइन ग्राफ्ट्स जो हैं तो ये दीज टेक अप टू 5 to 8 मंथ्स। ठीक है, तो इनके लिए आपको ज़्यादा टाइम देना होगा बिकॉज लाइक आई सेड इट इज़ अ पुअर क्वालिटी बोन, D5 लेवल बोन है, तो इसकी इंटीग्रेशन के लिए यू हैव टू गिव इट अ लॉट ऑफ टाइम। तो एट द वेरी मिनिमम आपने 5 महीने तो देने हैं फॉर बोवाइन ग्राफ्ट्स, जीनोग्राफ्ट्स के लिए। ठीक है, ऑटोग्राफ्ट्स यू कैन रीओपन देम आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, अच्छा जी जी, कैन एनीबडी आंसर दिस सिनेरियो? कोई आंसर करना पसंद करेगा या मैं वो क्लास टीचर की तरह किसी को उठा दूं, अनम्यूट कर दूं? फेलियर है तो कैन वी डू एनी प्रोसीजर टू सेव द ग्राफ्ट? यस यू कैन डू। आप उसमें अगेन डिपेंड करता है कि कितने पोर्शन में फेलियर हुआ है, सारा ग्राफ्ट फेल हो गया है या सारा ग्राफ्ट नहीं फेल हुआ। तो वो डिपेंड करेगा उस पर। अगर सिर्फ वो पोर्शन डिटैच हो गया, लेट सपोज जो कोरोनल था, क्योंकि वो स्टेबल बोन पे पड़ा नहीं था, तो वो आप सिर्फ हटा दो एंड यू जस्ट उसको दोबारा आप क्लोज कर लो एंड यू गिव इट सम मोर टाइम।
तब आप इसको दोबारा ओपन कर लें, कुछ टाइम बाद फिर आप ओपन कर लें। लेकिन अगर सारा ग्राफ्ट फेल हो गया है तो फिर ऑब्वियसली उसमें फिर ज़्यादा देयर इज नॉट मच दैट यू कैन डू। बट स्टिल मैं देखूंगा इफ आई कैन फाइंड एनी आर्टिकल ऑन दिस, हाउ टू सेव अ फेलिंग ग्राफ्ट, तो इंशाल्लाह आई विल शेयर इट ऑन इन द ग्रुप्स इंशाल्लाह। जी एनीबडी कोई पिक्चर पे कमेंट नहीं कर रहा? अच्छा चले मैं ही किसी को अनम्यूट कर देता हूँ। जी डॉक्टर उफक, आर यू विद अस? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी पिक्चर पे काइंडली कमेंट करने प्लीज। सर मुझे ऐसे लग रहा है इसको देख के कि इसका अपटेक ठीक नहीं है, क्योंकि सर इसने जो अगर एक्सट्रैक्शन सॉकेट है उसको प्रिजर्व नहीं किया हुआ उसकी एनाटमी को। और सर ये जैसे प्रॉपर उसके साथ जो मैंडिबल की बोन है उसके साथ अटैच नहीं है, जो भी आपने 4 पॉइंट्स हमें बताए हैं उसको देख जी के जी, तो ऐसा लग रहा है। ठीक ठीक, वेरी नाइस। अब देख लें ये जो बेसिकली जो अभी मेरा जहाँ कर्सर है ये बेसिकली ग्राफ हम्म। है। ठीक है, तो इसके यस। सराउंडिंग में देख लें आपको ये ज्यादा हाइपर डेंसिटी नजर आ रही है, तो इट मींस कि ग्राफ प्रॉपर्ली कंडेंस नहीं था। तो अब यहाँ सॉफ्ट टिश्यू की प्रॉब्ली हम्म। ग्रोथ हो गई है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये जैसे आपने कहा कि भाई इट इज नॉट प्रॉपर्ली कंडेंस, देखें रूट जो थी यहाँ तक थी प्रीवियस एक्सट्रैक्टेड टूथ की, हम्म। तो ग्राफ्ट अभी सुपीरियरली हम्म। डिसलॉज हो गया है। तो अगेन दिस इज नॉट प्रॉपर्ली कंडेंस्ड इन दिस क्या कहते हैं सिंथेटिक ओपीजी में, आपको लग रहा है कि ये प्रॉपर्ली कंडेंस नहीं हुई। अब यहाँ इसमें कोरोनल सेक्शन में भी अगर आप देख लें, कोरोनल सेक्शन में भी आपको यही नजर आएगा। देखें देयर इज अ ह्यूज यहाँ आपको डिफेक्ट यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक दिस ग्राफ्ट इज नॉट फुली सीटेड। ठीक है, तो इसको प्रॉपर्ली कंडेंस नहीं किया गया। ठीक है ना? लेकिन इफ यू आर नॉट श्योर कि भाई ये आपने, अब ये डिपेंड करता है ना कि अब ये इसमें कौन सा ग्राफ्ट इस्तेमाल हुआ था। मैंने आपको कहा ना एलोप्लास्टिक अगर इस्तेमाल हुआ है तो उसमें मिक्स्ड अपीयरेंस होती है। उसमें हाइपरडेंसिटी भी आपको नजर आएगी, हाइपोडेंसिटी भी नजर आएगी। सो इफ दिस वाज हाइड्रोक्सी एपेटाइट तो फिर यू कैन गिव इट टाइम, आप नहीं कहोगे कि भाई दिस इज फेलिंग। आप शायद इस सीबीसीटी को 3-4 मंथ्स या फ्यू मंथ्स के बाद रिपीट कर लो एंड देन यू चेक अगेन, या पेशेंट के साइन एंड सिम्टम से भी आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा कि भाई ग्राफ्ट फेल हो रहा है या कुछ यहाँ प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही। ठीक है। हाँ, इफ दिस वाज जस्ट ऑटोजेनस बोन, ठीक है, ऑटोजेनस बोन का अगर ये हाल था तो आई वुड डेफिनेटली से कि दिस ग्राफ्ट इज फेलिंग। ठीक है, क्योंकि वो हाइपोडेंसिटीज मुझे अराउंड द ग्राफ्ट नजर आ रही हैं। ठीक है, सो वेरी नाइस। We have seem to have a question over here. Why it seems like teeth supported prosthesis with periapical infection? Tooth supported prosthesis, इसमें तो prosthesis मे बी इसके ऊपर उन्होंने शायद कोई कैंटिलीवर ब्रिज लगाई हुई है, उसके नीचे शायद ग्राफ्ट है। आई डोंट नो, अब इसकी क्लिनिकल पिक्चर नहीं थी तो आई कैन नॉट रियली कमेंट कि इन्होंने ऊपर कुछ लगाया है भी या नहीं लगाया हुआ। लेकिन हाँ, सिटी टूथ तो एक है यहाँ, इसमें मे बी ये शायद थोड़ी पेरिफेरल इन्फेक्शन हो। बट अगेन इसका वो क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है हमारे पास, तो वी कैन नॉट से कि बेसिकली इसमें हुआ क्या है। ठीक है। यस, ये हो सकता है कि कोई स्प्लिंट उन्होंने इसके ऊपर लगाई हो ताकि इसको ऑक्लूजल फोर्सेस से बचा लिया जाए। यस, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, ये मैंने आपको कहा था कि भाई ग्राफ्ट वॉल्यूम एस्टिमेशन जो है दिस वी कैन डू ऑन सीबीसीटी। इसमें आप देख लें, लेट्स सपोज हम एक इम्प्लांट लगा रहे हैं साइनस के एरिया में, तो हेयर वी हैव अ प्रॉब्लम कि साइनस जो है देखें कितनी नीचे आई हुई है। ठीक है, सो इसमें दिस पेशेंट इज बीइंग प्लान्ड फॉर अ साइनस लिफ्ट। तो साइनस लिफ्ट के लिए वी कैन सी के वी नीड एटलीस्ट बोन इतने लेवल तक ताकि इम्प्लांट के जो एपिकल स्क्रू एपिकल थ्रेड्स हैं वो सारे कवर हो जाएं। तो ये एस्टिमेशन कि भाई हमें कितना ज़्यादा बोन ग्राफ्ट चाहिए होगा पेशेंट पे मंगवाना है, या खुद हमारे पास कितना बोन ग्राफ्ट होने चाहिए, तो ये हम सीबीसीटी पे कर सकते हैं। दिस इज समथिंग आई विल शो यू ऑन इंशाल्लाह भी वंस दिस वेबिनार एंड्स। अभी कुछ स्लाइड्स ही रह गई हैं। अच्छा, वी जस्ट हैव अ मिनट टू गो, सो आई विल जस्ट स्टॉप इट हियर
एंड मीटिंग रिस्टार्ट करके 2-3 स्लाइड्स रहती हैं एंड देन आई विल शो इट ऑल दिस टू यू ऑन CBCT. ठीक है, लेट्स जस्ट वेट इट आउट.